लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये हम देखेंगे। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बेटा सबसे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ आप लोगों ने जैसा रिफ्लेक्शन का पढ़ा हुआ है, सेकंड लॉ उसी की तरह है बिल्कुल, कोई बिल्कुल डिफरेंस नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, आपने पढ़ रखा है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे। वहां पे आपका रिफ्लेक्टेड रे थी, ध्यान करो, वहां पे क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो तो रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल। द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द point of incidence lie on the same plane। मतलब ये तीनों जो यहाँ पर नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे होते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आकर मिलते हैं, वो तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन पर। कहाँ पर लाई करते हैं बेटा, सेम प्लेन पर। ठीक है, प्लेन का मतलब मैंने आपको बता दिया था। मैं एक बार डायग्राम देखता हूँ, अगर कोई बेटर डायग्राम मिल जाता है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। प्लेन का मतलब ये होता है कि लाइट बिल्कुल सीधे सीधे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, मैं एक बार 3D डायग्राम देखूंगा, अगर कुछ मिल जाता है। देखो एक डायग्राम बेटा मिल गया मुझे, मैं इस डायग्राम को आपको दिखा दूं। डायग्राम एक मिल चुका है मुझे, और भी बहुत सारे डायग्राम हैं। देखो बेटा, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है कुछ ऐसा। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये जो लाइन है बेटा, ये वाली जो आपकी साइड है, जैसे क्या होता है ना, हम दो बोले चादर, एक चादर को ऐसे बिछा दें, एक चादर को ऐसे लगा दें, तो लाइट की रे जब इस चादर पे, बिल्कुल चादर पे, मतलब उधर साइड से वो करी जाएगी। ऐसा नहीं कि इधर साइड से डाल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, इस साइड से नहीं, मैं चादर के कॉर्नर से उधर साइड से ऐसे करके डाल रहा हूँ, तो ऐसे ही इसी चादर पे निकल जाएगी। मतलब ये देखो एक 3D फिगर बनी हुई है, तो लाइट की रे अगर इस चादर पे डाली गई है तो ऐसे ही निकल जाएगी इस चादर पे ही। वो ना इस चादर के इधर ना चादर के उधर, मतलब बिल्कुल भी इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये मतलब होता है प्लेन का। प्लेन का मतलब ये होता है, जैसे एक्स आपको पता है एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है, ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, तो उस एक्सेस को आप पूरा कवर्ड कर दो। मतलब एक रूम की वॉल, तो रूम की अगर वॉल है तो अगर मैं उस पर कुछ चीज इस तरीके से गिराऊंगा तो वो उसी तरीके से बिल्कुल सीधी जाएगी। तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि मतलब सीधी का मतलब सीधी ट्रेवल कर रही है, बस सीधे एक लाइन में, भले ही वो उस लाइन पे सीधे मुड़ जा रही है, वो हो रही है, लेकिन ट्रेवल सीधी कर रही है। ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी,
तो इधर ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा उधर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा इधर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा इधर निकल जाए। मतलब ये अपने उस प्लेन को नहीं छोड़ेगी, ठीक है, कोई भी राइट रे अपने प्लेन को नहीं छोड़ेगी। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। सेम जैसा रिफ्लेक्शन में था वैसा ही रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और विच इज परपेंडिकुलर, ये लिखने की नीड नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसकी नीड नहीं है अभी, ठीक है। अभी आपको बस यही लॉ समझना है, ठीक है? उसके बाद अब आपको देखना है, ये रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड होगा, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड होगा बस, क्योंकि हम इस समय रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अब देखो सेकेंड लॉ, बेटा सेकेंड लॉ क्या कहता है आपका? सेकेंड लॉ ये कहता है, सेकेंड लॉ जिसने भी दिया, पहले तो आप समझ लो, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। इस लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया। पहले ये लॉ क्या था? पहले ये लॉ था कि जो एंगल्स बनेंगे, यानी कि एंगल आई और एंगल आर बनेंगे बेटा, ये उनकी जो वेलोसिटी होंगी डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि जो मीडियम में जो वेलोसिटी रहेंगी, ठीक है, ये पहले मीडियम की वेलोसिटी है, दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी स्पीड है। अगर लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, पता है आपको, ठीक है, जैसे ये देखो, ये लाइट एक मीडियम से हमारी दूसरे मीडियम में जा रही है, ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है बेटा, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। इसमें वेलोसिटी अलग होगी, इसमें वेलोसिटी अलग हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ये डेंसर ज्यादा है, इसके कंपेरिजन में ये रेयरर है। तो यहाँ पर आने पर उसकी बेटा जो स्पीड होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। कम होने की वजह से बेंड हो जाती है। तो जब कम हो जाएगी उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में हम उनका एंगल आई और एंगल आर जो होता है, वो हमारा उसी वेलोसिटी पर के रेशियो पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी का रेशियो क्या हो गया है उसी। और एंगल आई को हम कितना ही बड़ा घटा दें, अगर हमने इसको बढ़ा दिया, मान लो पहले ये था इस तरीके से था पहले, सपोज दैट ऐसे, ऐसे था पहले, अब इसको और बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, लाइट रे अब यहाँ से आई तो ये बढ़ गया एंगल आई। तो उस कंडीशन में जो आर होगा वो आपका क्या होता चला जाएगा, वो भी बढ़ता चला जाएगा, वो भी क्या होता चला जाएगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। इसको ऐसे जाना चाहिए था, हल्की सी झुक गई, इधर से निकल गई, तो ये भी बढ़ता चला जाएगा या कम होता चला जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन हो सकती हैं, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली होगा, है ना, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली होगा। जैसे जैसे आप आई को कम करोगे, वी इंक्रीज नहीं बेटा, वी तो वेलोसिटी है, वी तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी तो पता लग जाएगा आपको वो रेयरर मीडियम है। वेलोसिटी कम होगी तो समझ जाओगे वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे कम हो रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी लेकिन बेंड जरूर, इधर बेंड हो जाएगी, इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बेंड जरूर होगी। तो हमारा जो दूसरा लॉ कहता है बेटा, सेकंड वाला जो लॉ कहता है, वो कहता है कि जो वेलोसिटी का जो रेशियो था और जो एंगल आई और एंगल आर का रेशियो है, ये है आपका कांस्टेंट। कैसा है ये आपका? कांस्टेंट। ये उन्होंने कहा। एक मिनट बेटा, ये यानी क्या ओपन हो गया। ये कांस्टेंट है। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ बेटा? इसमें मॉडिफिकेशन ये हुआ कि जो एंगल आई और एंगल आर होते हैं, ये होते हैं डिग्री में। पता है आपको डिग्री में होते हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। और ये होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, यानी कि जैसे अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो होगी 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके की वैल्यू में होगी। वो किस में रहेंगे? डिग्री में रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब ये डिग्री में है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू में है, तो इस कंडीशन में कांस्टेंट आना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, इस कंडीशन में कांस्टेंट आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डिग्री अलग तर वो है और न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो अलग है। तो स्नेल ने क्या किया, स्नेल ने, देखो जब भी हमें किसी एंगल की डिग्री को, मतलब 30 डिग्री है, इसको हमें किसी न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करना होता है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू में अगर चेंज करना होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ लिख देते हैं बेटा। अब आप कहोगे सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अभी आप मैथ में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। यहाँ पर भाई 30 डिग्री का भी एंगल बन सकता है, 45 डिग्री का भी एंगल बन सकता है, ठीक है, 60 डिग्री का भी एंगल बन सकता है, कितना ये एंगल बन सकता है। तो इन एंगल्स को हम एक रेशो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो रेशो किस किस का हो सकता है? वो रेशो ये परपेंडिकुलर है, मान लो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो वो रेशियो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी हो सकता है और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस भी हो सकता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ये 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के भीतर, ठीक है, जो इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इन्हीं रेशियो की हेल्प से हम इस डिग्री को न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसके आगे साइन का रेशियो लगा दूं, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 इज इक्वल टू 0.5 भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। किसी के भैया बड़े कोई सीनियर वगैरह अगर 11th-12th में हो तो उन्हें पता होगा, जैसे लॉग की टेबल आती है, लॉगरिथम, ऐसे ही इन साइन के ये जो रेशो हैं इनकी डिग्री की टेबल आती है। तो साइन 30 की वैल्यू वहां पे उस टेबल में दी हुई है 1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 0.5, इसकी वैल्यू होती है 0.5। ऐसे ही साइन 45 की दी हुई है, साइन 45 की होती है 1/√2, 1/√2 होती है 0.70, ठीक है, 0.70। इस तरीके से वैल्यूज हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करके किसी एंगल को हम न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, किस में चेंज कर लेते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू। तो बस यहीं से इस लॉ का रिलेशन था। ये लॉ क्या कहता है देखो आप, ये लॉ कहता है बेटा कि अगर, ये लॉ आपका कहता है कि अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर लिख दें, क्या लिख दें बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर। तो जो साइन आई अपॉन साइन आर हम वैल्यू लिखेंगे किन्हीं भी दो मीडियम के लिए, अगर मान लो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है और ग्लास से एयर में आ रही है, तो हमने माना कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, तो इन दो मीडियम की बात हो रही है केवल। तो उन्होंने बताया कि इन दोनों मीडियम में जो भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस रखोगे उसको साइन के साथ में लिखना है, और जो भी आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखोगे उसको भी साइन के साथ में लिखना है। और जो इन दोनों का रेशियो होगा वो लाइट की स्पीड पहले मीडियम में अपॉन लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में, इसके इक्वल होगा, और साथ के साथ ये रेशियो कांस्टेंट होगा। ये रेशियो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहीं पे मैं आज की क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा। ये लॉ मैं आपको कल फिर से बता दूंगा, सेकंड लॉ, लेकिन अभी थोड़ा सा ये दिमाग में रखना कि मैंने साइन और साइन क्यों बताया, मतलब ये क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इतना आज आपके लिए दिमाग में रखना है। इतना आप लोग आज समझ लेना ये रेशियो के बारे में, बाकी मैं इसको कल कंटिन्यू कर लूंगा यहीं इसी लॉ से, ठीक है।